तो हम लोग अभी लास्ट के कुछ क्लासों में क्या किया था, रैंडम वेरिएबल है ना, फिर वही सी डी एफ पी डी एफ पी एम एफ यही सब डिस्कस कर रहे थे। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे थे ना, ठीक है। सो इसमें हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया था। तुम लोगों ने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया है? तो लास्ट क्लास में मैं ज़्यादातर क्वेश्चन ही करा रहा था, आज भी क्वेश्चंस ही करवा देता हूँ सो दैट आपको समझ आएगा कि कैसे क्या है, ठीक है ना। तो मेनली ये जो टॉपिक है रैंडम वेरिएबल, सी डी एफ है ना, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, मिक्स, फिर पी डी एफ, ये सब तो लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे थे असाइनमेंट्स। देखो बाकी तुम लोगों ने ट्राई किए होंगे डीपीपीस, मिले तुम लोगों को? तो उसमें बता रहा था कोई 1 से 15 तक और 110 से 125 तक डीपीपी जो है वो आपके रैंडम वेरिएबल के हैं। मैं एक बार एकलव्या 2 है ना आप लोगों का ग्रुप, भेज देता हूँ असाइनमेंट कुछ, हालांकि ड्राइव में सब है ही, आपको ढूंढना पड़ेगा वहाँ पे। सो इसमें आप जाएंगे, इसमें सारे असाइनमेंट हैं ऑलरेडी। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, इसमें तो बहुत सारे हैं ना। तो ये पी वाई क्यू हम लोग क्या देख रहे थे, यूनिवेरिएट। तो लास्ट में यूनिवेरिएट वाला सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो इसके जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं अभी तक वो डिस्कस कर रहा था मैं लास्ट टाइम। तो देखो तो इसमें टोटल ना कितने 64 क्वेश्चन है विथ आंसर की। चलो जैसे ये भी क्वेश्चन बेसिक पीएमएफ पे बेस्ड है, ये जैम 2024 का ही है देखो। तो बेसिक पीएमएफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप अगर ट्राई कर सको देखो ट्राई करके। ठीक है तुम लोग ट्राई करके देखो क्या आंसर आता है। सो ये पीएमएफ की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो उस पर ट्राई करो, ये देखो क्या आता आंसर आता है आपका। सॉल्व करो, आंसर बताओ क्विकली, आंसर नहीं आ रहा है तो भी बताओ, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। आ गया आंसर? ओके तो 12/5 ठीक है। बाकी लोग देखिए
कि आपका भी ऐसे, लेकिन आंसर तो यहाँ इंटीजर में आना चाहिए। देखो जरा, ये 12 टाइम दिस करे आंसर इन इंटीजर, तो इसका आंसर कोई इंटीजर आएगा। सर 2। अच्छा 2 आ रहा है ना, तो ठीक है जी। तो एक लोग का ही आंसर आया अभी तक, बाकी हाँ सर 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो 2 सबका। तो मैं सॉल्व करूं भाई या आगे बढ़ूं, बाकी लोग बताओ। सर सॉल्व कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो देखिए, तो ये बता रखा है x बिलोंग्स टू दिस इज 1, तो ये सपोर्ट है रैंडम वेरिएबल के, रेंज समझ सकते हो। तो ये है ना, इन पॉइंट से प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो बाकी मैं ये भी आपको भेज देता हूँ। अच्छा आपका 2 है ना, एकलव्य 2 बैच आप लोगों का। अब देखो जिन लोगों ने ट्राई कर लिया, अब देखो कहाँ दिक्कत। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि, है ना, इनफैक्ट ये क्वेश्चन अगर देखोगे ना, तो गुप्ता कपूर वाले बुक में ये ऑलरेडी वहाँ सॉल्व है। तो सिमिलर क्वेश्चन, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सपोर्ट है -5 -3 0 3 5, तो इन सब पे प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि -3 और -5 पे इक्वल है, तो मान लो ये p है, 3 और 5 पे भी इक्वल है, और ये कह रहा है x मोर देन 0 x लेस देन 0, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x लेस देन 0, इसमें से क्या क्या है, तो x -3 और -5, यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव में क्या है 3 और 5, तो x की वैल्यू यहाँ 3 और 5,
यही है, और ये जो है इक्वल है प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 के, और यहाँ बता रखा है कि -3 और -5 पे p प्रोबेबिलिटी है, 3 और 5 पे भी इक्वल है। तो ये जो 3 और 5 है ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल है, -3 और -5 पे भी इक्वल है, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, और 0 पे जो है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो -3 -5 इन दोनों पे मिल के कितना हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, है ना, x बराबर 0। और समझ लो क्यों ऐसा कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी एट -3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट -5, तो दोनों पे हमने यहाँ पे जैसे p लिया है, अज्यूम किया है, और इनफैक्ट यहाँ कहना ये चाह रहा है, तो ये 2p हो गया, और 3 और 5 पे प्रोबेबिलिटी उसी के इक्वल है। सो इससे क्या समझ आया आपको, -3 -5 है ना, और 3 और 5, तो 2p यहाँ, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 5, सो ये 2p हो गया, ऐड कर लो तो बचेगा कितना, तो ये भी तो 2p के इक्वल है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है देखो ध्यान से, यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी होती प्रोबेबिलिटी एट -3 -5, जैसे यहाँ लिख देता हूँ अलग अलग करके, -5 -3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 3 5, ये टोटल कितना है 1 है ना। इसी को हमने सेपरेट कर दिया कि पार्ट्स में, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है कि ये 2p है, सो ये जो है 2 टाइम p है मिला के ना, और ये खुद 2p है, और ये खुद 2 टाइम p है, एक बार चेक कर लो, और टोटल 1 है, ठीक है ना। 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है ये नेगेटिव -3 -5 था, 3 5 था, और इक्वल है, तो यहाँ से क्या आंसर आया 2p प्लस 2p प्लस 2p, तो यहाँ से मिला 6p इज इक्वल टू 1, सो p की वैल्यू 1/6 आ गई। तो इनफैक्ट ये भी p ही होगा, क्यों p होगा भाई, क्योंकि ये और ये इक्वल ही तो है, क्योंकि 3 और 5 पे इक्वल है, -3 -5 पे इक्वल है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, और टोटल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, सो p आपका आ गया 1/6, ठीक है भाई, देख लो, तो टोटल सब्ट्रैक्ट करोगे तो उतना ही आएगा, पॉइंट इक्वल है ना। तो ये 12 टाइम p बराबर 3 पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, हमने कितनी माना है p ही है, सो इंटू 1/6, तो आंसर 2 आ गया। चेक करो भाई, ये किसी को डाउट हो तो पूछो, मैंने इसी पे सॉल्व कर दिया है, कहीं पे कंफ्यूजन किसी को तो पूछ सकते हो। ठीक है ना, कह रहा है एक्स मोर देन 0 वही प्रोबेबिलिटी है जो एक्स लेस देन 0 है, और पॉइंट्स पे इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब सब इक्वल है, चारों इक्वल ही है, और ये 0 के है ना, तो यहाँ से हो गया, तो ये तीनों इक्वल है, ये तीनों का सम 1 है, तो ईच की वैल्यू इक्वल होगी, तो उससे आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ से ये x बराबर 3 कितना है p है ना, तो 12 इंटू p आया 1/6, तो 12 इंटू 1/6 2 आ गया, ओके। तो ये जैम 2024 का ही था, इस तरह क्वेश्चन ही आए हैं, जैसे ये जैम 2024 का है, अगर आगे देखोगे, अरे भाई क्या दिक्कत है, सो अभी देखना जो हमने डिस्कस किया वही सॉल्व करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन अभी डिस्कस करूंगा मैं, ये तो हमने क्लास में सॉल्व डिस्कस किया ही था कि ये CDF है कि नहीं है, तो ये क्लास में ही किया था हमने, तो जैसे एक्सपेक्टेशन दे रखा है, ये हमने क्लास में सॉल्व किया होगा ना उस दिन, कि AB, तो EX हमने अभी पढ़ाया नहीं है, बाकी AB निकाल सकते हो इस कंडीशन से, ठीक है। जैसे इस तरह क्वेश्चन का आपका पूछना क्या चाह रहा है, इस सब में ये सॉल्व किए थे उस दिन, 2023 का है, 23 का तो नहीं किए थे, तो अभी यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि AB की वैल्यू बताओ, तो ये तो निकाल लोगे ना इस तरह क्वेश्चन में, आपसे पूछे कि A की वैल्यू क्या है बताओ, है ना, मेनली क्वेश्चन है यहाँ पे, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ A एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ B, तो ये क्या दे रखा है, एक रैंडम वेरिएबल PDF दे रखा है, और प्लस प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, तो PDF का डेफिनेशन यूज़ करोगे एक क्वेश्चन आ जाएगी, ये यूज़ करोगे दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी, 2 इक्वेशंस 2 अननोन से भी निकल आएगा। चेक करके बताइए आंसर क्या होगा।
अब ये जो असाइनमेंट भेजे हैं डीपीपी, ये मिक्स्ड है, ये कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जैसा पेपर बना रखा है, एग्ज़ाम से डिफ़िकल्टी है, तो आपको पहले पूरा टॉपिक पढ़ना होगा तब आप ये सॉल्व कर पाएंगे। सर ए की वैल्यू 1/10, बी की वैल्यू 1/30। ओके, सो ए की वैल्यू 1/10, 10, और बी की वैल्यू 1/30, 30 है ना। बाकी लोग देख लीजिए, आपका ये मुश्किल नहीं है ना, जस्ट मैं चाहता हूँ आप कैलकुलेट करके श्योर हो जाओ कि आप कर पा रहे हो, ये चीज़ें हैं, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करोगे हो जाएगा। पीडीएफ का डेफिनेशन लगाओ, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं पीडीएफ को यूज़ करके वो लगाओ, 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स आएंगे, आप आंसर निकाल लेंगे। और ये सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना, तो ये नहीं कि, तो ये सब एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं आगे, हो जाएगा भाई कि मैं सॉल्व करूं, समझ आ गया ना सबको क्या करना है। एक तो है कि 0 से 3 में, मैं इस कलर से लिख देता हूं, एक तो सिंपल पहला ये है कि 0 से 3 सपोर्ट इसका 0 से 3 है, सो ए एक्स स्क्वायर हाँ प्लस, सर, ए का वैल्यू 1/10 और बी का वैल्यू 1/30 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ 2 से 3 है, तो 2 से मोर देन इक्वल टू है, तो इसका सपोर्ट 0 से 3 है, तो ध्यान रखना है इसी बीच होगी जो प्रोबेबिलिटी होगी, बाहर 0 है तो प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी कुछ भी। तो 2 से 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को आप इंटीग्रेट करोगे और इसको 2/3 के इक्वल रख दो, तो ये एक इक्वेशन आएगी, या 2 इक्वेशन आएगी, इंटीग्रेशन कर लो, ए बी में 1 इक्वेशन 2, देन एलिमिनेशन करके, एलिमिनेशन मेथड लगा के आप ए बी की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ भी, चूंकि ये क्वेश्चन में ई एक्स पूछा, लेकिन अभी मैं आपसे पूछूंगा जस्ट कि इस क्वेश्चन में ये जो चाहता है आपसे फाइंड करवाना, तो इस क्वेश्चन में पहले ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताइए। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा इसको आगे सॉल्व करने के लिए कि ये एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, निकालिए क्विकली, इतना टाइम मत लो, ये सब 10 सेकेंड में हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन। 1/4 सर। ठीक है ना, तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो आप जानते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है पूरे आर पे, तो यहाँ पे 2 पे अगर आप कॉन्टिन्यूटी यूज़ कर ले, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, ये आ जाएगा 4 अल्फा, राइट हैंड लिमिट एट 2 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/4, डायरेक्टली यहाँ से आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एक तो सी डी एफ इज कॉन्टिन्यूस एट 2, हमने क्या यूज़ किया कि ये जो सी डी एफ है इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस रैंडम थ्योरम था कि x इज ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ सी डी एफ ऑफ x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर। दूसरा तरीका है क्योंकि कॉन्टिन्यूस का है तो आप इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पीडीएफ आ जाएगा। तो एक तरीका ये है कि आप सीडीएफ को डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्या होगा, 2 अल्फा एक्स, कब, जब x 0 से 2 में है और 0 अदरवाइज। अब आप यहाँ से करना चाहे तो यहाँ से सिंपल तरीका ये है कि 0 से 2 में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 2 अल्फा एक्स डी एक्स को और इक्वल टू 1 रख दीजिए। क्यों, क्योंकि पीडीएफ का इंटीग्रेशन सपोर्ट पे 1 आता है, तो यहाँ से भी अल्फा निकालेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1/4 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये दूसरा तरीका है, ये एक तरीका है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है इसीलिए। ओके जी, ये तो आपने सॉल्व कर ही रखा होगा, लास्ट टाइम किया था ना। देखो पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे,
तो मैं उस लास्ट टाइम हाँ सर, इसमें अगली क्लास में हुआ था, ABCD सब करेक्ट हो जाएगा। सब करेक्ट हो जाएगा, कर दो एक बारी। सो मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम हमने 2005 से शुरू किया था, तो यहाँ तक पहुँचे तो नहीं पहुँचे थे पता नहीं, देख लो एक बार तुम लोग सॉल्व करके। ठीक है, ये 2019 का है, तो आपको CDF दे रखा है, पूछ रहा है इनमें से क्या करेक्ट है। देखो सॉल्व करके देखो जिन लोगों को याद नहीं है। बताओ भाई, ये तो फॉर्मूला सिंपल है ना, हमने लास्ट क्लास में इस तरह बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे। तो आ जाएगा, इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा CDF एट 2 माइनस CDF एट 1 करके देखो, आ जाएगा। इसको लिखोगे तो CDF एट 2 माइनस CDF एट 1 माइनस, यही ना। इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा CDF एट 2 माइनस CDF एट 1। इसको लिखोगे CDF एट 2 माइनस CDF एट 1 माइनस। अब तुम कैलकुलेट कर लो, मैंने लिख दिया फॉर्मूला, हमने लिखा था ना कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF, तो उस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है या मैं आगे बढ़ूँ? देख लो ये तो आसान है, जस्ट आप यहाँ फंक्शन है देख लो, ये फॉर्मूला यूज़ करो और सिंपल, चारों ऑप्शन आई थिंक करेक्ट जिसे बता रहे हैं। सो ऑल 4 आर करेक्ट हेयर। MSQ है ना, ये देख लेना, इज आर ट्रू। सो ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ ना, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? सो आई थिंक यहाँ तक हम लास्ट क्लास में पहुँचे होंगे। अरे यहाँ तक ये है ना, कर रहे थे ना हम लोग। सो ये हो गया था, सीढ़ी निकाले, चलो यहाँ तक इसमें हो गया था। सो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये किस नाम का असाइनमेंट था? सो ये था PYQ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक ना। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट में देखोगे तो कुछ क्वेश्चन वहाँ भी मिल सकता है जो हम लोग, तो ये गेट का है, ये जैम का है। चलो पहले जैम वाला खोलते हैं। ये सब मैंने ड्राइव में आपके ग्रुप में भेज दिया है, और ड्राइव में ऑलरेडी है, आप देख रहे हो, वहीं से ओपन कर रहा हूँ। तो पहला तो सिंपल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, लोअर क्लास में पढ़ा होगा लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं, छोड़ देता हूँ। दूसरा चेबीशेव इनइक्वालिटी पे है। तीसरा भी बाइनोमियल का है। ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्लास में कराया था हमने, ये जो वाला है, ये आया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। देखो कर पाओगे सॉल्व, बताओ आंसर इसका। PDF दे रखा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। होगा, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, ठीक है। और पेन पेपर लेके बैठो, जो बोल रहा हूँ कैलकुलेट करो, घर पे कैलकुलेट करोगे तभी एग्जाम में कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं कि अभी छोड़ देते हैं बाद में हो जाएगा, बाद में नहीं होगा, अभी कैलकुलेट करो सब लोग।
सॉल्व करो, नहीं हो रहा तो बताओ, फिर मैं सॉल्व करूँगा, ट्राई करके देखो। ऐसे आसान है, जस्ट तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए पहले ओपन कर लो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैं हिंट दे देता हूँ, कर लेना तुम लोग सॉल्व, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं ज़्यादा। देखो, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू या तो -2 से -1 में होगी तभी मॉड ये आएगा, या x की वैल्यू 1 से 2 में होगी। अगर आप नंबर लाइन पर देखेंगे तो जब जब x -2 और -1 के बीच है तो मॉड लेंगे तो आप 1 से 2 के बीच होगी, और x 1 से 2 में तब भी ऐसा होगा। तो सिंपल ये है, अब आपको बस काम क्या करना है, -2 से -1 में इस PDF को इंटीग्रेट करना है। अब जिन लोगों को अच्छा से इंटीग्रेशन आता है वो इजीली कर लेंगे, ठीक। 1 से 2 हाफ e की पावर माइनस मॉड x -1 dx। अब जिन लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता, इंटीग्रेशन सीखो, 11th-12th क्लास में था ये सब। सो इसको इंटीग्रेट करो और सॉल्व कर लो, है ना। तो इससे आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, जो भी आता है ना। तो जस्ट यू इंटीग्रेट दिस एंड इंटीग्रेट दिस। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, सो अच्छा, ये मैं यहाँ कर रहा था। तो जो क्वेश्चन अभी है ना, जो आपके काम का है वही कराऊंगा। ये हालांकि बेस थ्योरम का क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो ये बेस थ्योरम का है, PMF है लेकिन ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। गिवन एस बराबर 3 ना, हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस थ्योरम का है। देखो, सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व करके देखो, ये सब बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सर 1/4 आएगा। 1/4 आ रहा है। बाकी लोग देखिए, आंसर तो मुझे याद नहीं है, बट आंसर की उसमें होगा अटैच्ड, तो बट सॉल्व कर 1/4 पा रहे ना। 1/4 आ रहा है। ठीक है ना। सो सब लोग सॉल्व कर पाएंगे, सिंपल है ना यहाँ पे। सो E1 E2 E3 डिफाइन कर लो। E1 होगा कि S1 हो सकता है, नहीं यहाँ पे पूछा क्या है, E1 है ना, हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी 2 डाइसेस वर थ्रोन। अच्छा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डाइस 1 हो सकता है, E2 नंबर ऑफ डाइस 2 हो सकता है, E3 नंबर ऑफ डाइस 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। हालांकि सम 3 दे रखा है, तो सम 3 आने के लिए मैक्सिमम डाइस 3 हो सकता है, 4 डाइस में मिनिमम सम 4 होगा। अगर 4 डाइस को रोल करेंगे तो जो मिनिमम सम होगा आउटकम्स का वो 4 होगा। तो इसका मतलब यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन S इज इक्वल टू 3 को इवेंट A मान लो, तो इवेंट A इज S इज इक्वल टू 3, तो ये वाला लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A। तो ये अब टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, बेस थ्योरम लगा लो, यहाँ पे हो जाएगा। तो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, आपको जस्ट यूज़ करना है। E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A2 अपॉन A।
ए की प्रॉपर्टी टोटल प्रॉपर्टी से आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी probability of EI into A given EI I from 1 to 3। ठीक है, तो इससे सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। जैसे ये भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स कर दिया तो एक्सपोनेंशियल आपको पता नहीं होगा, भी रहने दो। सर हाँ सर वो पीछे वाले क्वेश्चन में यही केसेस बनेंगे ना, 1 2 2 1 और 3। जी जी, यहाँ पे सम 3 है ना, सो 1 2 2 1 और 3। यस, अगर डाइस पे एक थ्रो किया तो 3 हो जाएगा। यस, 2 डाइस थ्रो किए तो क्या बनेंगे, 1 2 2 1, और 3 डाइस अगर थ्रो किए तो 1 1 1। यही ना, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, थर्ड वाला भी होगा। है ना, 1 डाइस थ्रो किए तो सम 3 क्या आएगा, एक आउटकम प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। अगर 2 डाइस थ्रो किए, मैं बात कर रहा हूँ ए गिवन E2 की, तो 2 डाइस थ्रो किए तो आउटकम होगा 1 2 2 1। दो आउटकम है 36 में से 2/36 लेना पड़ेगा। तीसरे वाले में है n बराबर 3 है, सो S3 होना चाहिए। सो ए गिवन E3, तो ए गिवन E3 का मतलब है कि 1 1 1, तो 1 1 1 एक है आउट ऑफ 216, ऐसा हो जाएगा। और बाकी E1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगी, I को 1 रखोगे, E1 है 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 स्क्वायर, E3 की प्रोबेबिलिटी 1/2 क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ओके, करके देखो ना, ग्रुप में पोस्ट करो, कोई ना कोई सोल्यूशन भेज देगा आपको। जिनको नहीं कुछ होता है क्वेश्चन ना, ग्रुप में आप पोस्ट करो, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको भेज देगा, कोई आपके साथ वाला या डाउट फैकल्टी भेज देंगे। ये है। है ना, ये से क्वेश्चन है यूनिफॉर्म 01, पीडीएफ दे रखा है आपको। यूनिफॉर्म का मतलब है, तो पीडीएफ अगर मैं लिख दूं तो इस तरह क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं आप। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ये बोला गया है, जैसे यूनिफॉर्म अभी नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहे तो मैं आपको पीडीएफ लिख दूंगा कि इसका पीडीएफ क्या है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो ही एक्स लिखा हुआ है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में। सो यूनिफॉर्म π/6 टू π/2, सो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ जो पीडीएफ एक्स का होगा 1/b-a है। यूनिफॉर्म में भी का पीडीएफ होता है 1/b-a, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। सो 90 - 30 60, तो ये π/3 हो जाएगा, तो यहाँ कर दो 3/π x बिटवीन π/6 टू π/2। सो ये आपका है पीडीएफ। जीरो अदरवाइज, तो आपके लिए मैंने पीडीएफ लिख दिया अभी कि ये रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ है 3/π, एक्स की वैल्यू π/6 से π/2 में। तो आपसे पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो cos x है ये ज़्यादा होगा sin x से, ये बताइए। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है cos x इज मोर देन sin x। तो ये सब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे।
कर पाओगे भाई? सो देखो ऐसे डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे एक्स क्या क्या है इसमें, ये 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कौन कौन सा एंगल है जिसमें cos x की वैल्यू sin x से ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हो, बताओ। जैसे cos 0 पे 1 होता है, अच्छा 30 से स्टार्ट कर लो चाहो तो cos 30 डिग्री है कितना, √3/2, और sin 30 1/2, तो cos ज़्यादा है sin से, तो होगा क्या, 1/4 आ रहा है सर। है ना, और π/4 पे जाके दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो cos बड़ा कब होगा, और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में इजी ये है कि आप अगर ग्राफ बनाओगे तो ये साइन का ग्राफ है, और कॉस का क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये आपका कॉस ये होता है ना इस तरह से, तो ये जो एंगल है ये π/4 है, ये 0 है, ये π/2 है, राइट। तो 0 से π/4 में क्या होता है, किसका ग्राफ बड़ा है, तो ये कॉस है, ये जो ऊपर वाला है ये cos x है, और ये आपका sin x है। तो 0 से π/4 में cos ज़्यादा है sin x से, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि cos x इज़ मोर देन sin x, तो अभी जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि x की वैल्यू 0 से π/4 में होगी। तो ये, तो जब ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बस बात कर रहा हूँ, 0 से 90 डिग्री एंगल की। तो ये यहाँ पे लगाएंगे आप, तो cos x मोर देन sin x, तो मुझे ढूंढना है इसमें से कौन कौन सा एंगल है, तो ये आपका आ जाएगा x बिटवीन π/6 एंड π/4, है ना। 30 डिग्री से 45 डिग्री में cos ज़्यादा होगा sin से, उस वाले में। अब इजी हो गया, तो जैसे इन्होंने बताया अभी, जैसे π/6 से π/4 में जिस भी इंटरवल प्रॉपर्टी निकालना हो, PDF को इंटीग्रेट कर दो उस इंटरवल पे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3/π dx, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 45 माइनस ये कितना है, 45 माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री, और यहाँ 60 डिग्री है, 15/60, तो 1/4। ठीक है, सही आंसर बताया आपने। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप, अगर किसी को क्वेरी हो तो। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं ना, तो आपको ये समझना है। पॉइसन, रैंडम वेरिएबल, ये सब आएंगे अभी। तो मेनली है ना जो क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने के बाद अब होगा, तो आगे मैं थ्योरी करवा देता हूँ, है ना। तो बाकी यही सब है, और पढ़ने के बाद बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। हालांकि ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये देख सकते हो, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो ये हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्वेश्चन है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन अभी डिस्कस करते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें लिखूं, ये क्या कहना चाह रहा है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है। बस चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं ना। बाकी गेट वाले में अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो हम कर पाएँ। तो ये जो गेट वाला था, तो मेनली है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन पे है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये एक्सपेक्टेशंस, ये ट्रांसफॉर्मेशन पे है, ये एक्सपेक्टेशन वाले हैं, ये बोरल कैंटिलेमा। गेट में कुछ एक्स्ट्रा भी है जैम से, सो ये CDF वाला है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको पता हो कि फाई का क्या मतलब, फाई आप लोग जानते हैं, कैपिटल फाई। तो कैपिटल फाई होता है CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो फाई 0 1 होता है, यहाँ एक थ्योरम ये है कि फाई 0 इज़ 1, तो अगर आप फाई जानते होंगे तो काम हो जाएगा। हालांकि CDF का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF, अगर आपसे ये पूछ ले कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF, तो है ना ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा कि CDF को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। एक्चुअली ये जो फाई है ना, इसमें घबराना नहीं, ये जो फाई आपके पास है, ये जो कैपिटल फाई होता है, ये स्पेशल नोटेशन है, दिस इज CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ये नॉर्मल 0 1 होता है। अब नॉर्मल 0 1 कुछ लोग हो सकता है नहीं पता हो, तो ये फाई एक्स जो लिखा जाता है ये CDF है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का।
तो इसका अभी के लिए आप ये समझ सकते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होता है, इसका जो पीडीएफ आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, तो ये जो पीडीएफ होता है 1/√2 ई की पावर -12 एक्स स्क्वायर, एक्स रियल नंबर है। तो ये जो 5x है एक्चुअली 501 होता है, अब इतना ही इसमें ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन में इतनी ही ज़रूरत है इस क्वेश्चन में कि 50 की वैल्यू 1 है, आप ये यूज़ कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि इसमें सर बी और डी गलत होगा। है ना, इसने बोला है कि x इज अ CDF ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो 5 है। इफ द रैंडम वेरिएबल x हैज CDF, तो ये जो 5 है स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF है, और x का CDF ये है, ये x का CDF है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, जैसे पहला ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू -1, इसका क्या मतलब है? सो ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, ये जो ए वाला पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1, तो इसी का मीनिंग है CDF एट -1। अब आप देखिए ये मैं x लगा रहा हूँ, यही फंक्शन है, तो x मेरा -1, अब -1 किस कैटेगरी में है? लोअर कैटेगरी में, नीचे वाला में। तो यहाँ -1 रख दीजिए 5x की जगह। सो ये हो जाएगा 5 में -1 + 1 50, और 50 की वैल्यू हाफ होती है, फॉर्मूला है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो 50 इज हाफ, तो 50 हाफ, तो पहला ही ट्रू है और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो बाकी सब गलत होगा, आप प्रूव करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू हो गया। तो ये इसका मतलब CDF एट -1, और यहाँ पे x -1 है, तो x देखो -1 ऊपर वाले में पुट करोगे नीचे वाले में, तो यहाँ -1 तो इसमें है, तो यहाँ पुट किया 50 आगे हाफ आ गया, सिंपल। तो मुझे CDF x का दे रखा है 5 के टर्म में, 5 नॉर्मल का CDF वो अलग चीज़ है, तो उसके टर्म्स में x का CDF है, इससे ये आंसर आ गया। बाकी है ना, जब सब पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। हाँ जी सर वो 501 होगा या 1/2? अच्छा, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया है, हाँ यहाँ 1/2 लिखा ना, तो ये 1/2 ही होगा, यहाँ गलती से मैंने 1 लिख दिया है, ये करेक्ट है, 1/2 करेक्ट। उसकी वजह ये है ना कि नॉर्मल के पीडीएफ का ये ग्राफ होता है, सो ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो मैंने गलती से 1 लिख दिया था। तो यहाँ से क्या होता है कि 50 का मतलब होता है, ये जो 50 है ना, इसका मतलब है कि z, अगर मैं z बोलता हूँ नॉर्मल 0 1 है, जैसे यहाँ पे मैंने, चलो इसको z लिख देता हूँ, है ना, तो ये z रैंडम वेरिएबल है, तो z है ना, तो z लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 50, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी के लिए समझ लो आप। तो हाफ क्यों है ये बता रहा हूँ मैं। सो होता क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो 0 के पहले हाफ प्रोबेबिलिटी है, 0 के बाद हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो 0 के पहले हाफ प्रोबेबिलिटी 50 हाफ होगा, नॉट 1, है ना, तो यहाँ हाफ यूज़ किया ना, हाफ सही है। तो z लेस देन इक्वल टू 0, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हाफ आएगी, तो ये हाफ है, उधर हाफ है, तो z लेस देन 0, तो ये हाफ है। एरिया अंडर द पीडीएफ इज द प्रोबेबिलिटी, तो ठीक है, इसीलिए 50 हाफ होता है। एनीवे यहाँ बस यहाँ पे मुझे यूज़ करना था 50 को, 50 हाफ, ओके। सर इसका डी ऑप्शन कैसे चेक करें? हाँ डी ऑप्शन करते हैं, चलिए। तो डी ऑप्शन अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, तो डी कह रहा है कि डी क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब CDF है x का 0 पे। अब देखो 0 किस कैटेगरी में है, ऊपर वाले में नीचे वाले में? नीचे वाले में। 0 लेस देन आए तो 0, तो यहाँ x को 0 रख दो, तो मुझे F0 चाहिए ना, तो नीचे वाले में x की जगह 0 रख दो आप, तो क्या हो जाएगा 5 ऑफ 0 + 1, तो ये आ गया 5 1, और 5 1 निकालोगे ना, जैसे यहीं पे बता रहा था, जैसे 0 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे होगा मान लो, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 5 1 आएगी, तो जो कि 1/2 से ज़्यादा ही आएगी, है ना। तो यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल देख सकते हो आप, या एग्जाम में इस तरह की सिचुएशन आएगी, एग्जाम में अगर आप ये पेपर देखो, ये वैल्यू दे रखा होगा, तो 5 1 की वैल्यू अप्रॉक्स 0.84 आता है, ठीक है ना। यहाँ 1/2 दे रखा है, वैसे भी लग रहा है 1/2 से ज़्यादा होगा ना, तो दिख रहा है 1/2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 50 से पहले की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1 से पीछे की प्रोबेबिलिटी 1/2 से ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि ये पोर्शन एक्स्ट्रा हो गया जो रेड से मैं कलर कर रहा हूँ, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी 5 1 है। 5 1 मतलब प्रोबेबिलिटी, अगर मैं लिखता हूँ 5 1, तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 पीडीएफ के प्रोबेबिलिटी इज द एरिया अंडर द पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा, ये आता है 0.84 के अप्रॉक्स, ठीक है ना, तो इसीलिए गलत है डी। ठीक है भाई, ओके चलो, तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। सो यही सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये सब मैं दिखा रहा हूँ जैम गेट में क्या आते हैं,
है ना। ये सब अभी पढ़ेंगे, अब बाकी चीज़ें अब एक्सपेक्टेशन वाले पे करा देता हूँ, फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे आऊँगा। सो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं, है ना। यहाँ पीडीएफ दे रखा है, मीन दे रखा है ना। ये जैसे क्वेश्चन है पॉइजन का है, ये वाला एक्सपेक्टेशन है, ये आपका एस्टिमेशन हो गया, ये इतना ही है ना। चलिए तो आगे मैं थ्योरी करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने अभी तक ये डिस्कस किया, मैंने इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको लास्ट क्लास में कराए और आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए, जस्ट ये बताने के लिए कि एग्ज़ाम में क्या आता है। आपने जो पढ़ा है एग्ज़ाम में वही सब आता है, बस आपको प्रैक्टिस करने होंगे क्वेश्चन। इतना वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कराने से पहले मैं पहले आपको ये थोड़ा बता देता हूँ कि मीन वेरिएंस ये सब कैसे निकालते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं, ठीक है। अभी पहले मैं ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे भी, मैं पहले ये वाला पार्ट आपको बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड दिस थिंग्स, है ना। ये सिंपल है। अभी मैं पहले इसके बताता हूँ, फिर वापस आऊँगा ट्रांसफॉर्मेशन पे। अभी हम देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या है, मोमेंट्स क्या है, और ये सब है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं, ठीक है भाई। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेशन से। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो अगेन आपके पास है ना दो केसेस हैं। अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मान लो इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ PMF, तो आपको PMF दे रखा होगा, मान लो px, ठीक है ना। PMF प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, या इसी को हम लोग px भी लिखते हैं। यहाँ लिखूं विथ PMF px, जो कि है, इसका मतलब है ये कुछ सपोर्ट होगा आगे। एक्सपेक्टेशन मुझे डिफाइन करना है ना। देन एक्सपेक्टेशन है ना, EX, बाद में इसी को हम लोग मीन बोलेंगे, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज EX इज इक्वल टू समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, ठीक है। और यहाँ समेशन जो भी x की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस, क्योंकि डिस्क्रीट है तो सपोर्ट इसका काउंटेबल सेट होगा, तो उस पर आप समेशन कर सकते हैं जस्ट। EX होगा x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, प्रोवाइडेड, आपको ये चेक करना होगा इससे पहले कि ये डेफिनेशन तभी होगी प्रोवाइडेड कि ये जो सीरीज है ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे। तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कैसे करेगी? प्रोवाइडेड E ऑफ मॉड x इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये जो है फाइनाइट होनी चाहिए। लेस देन इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि फाइनाइट होने चाहिए। ओके, अगर मैं लिख रहा हूँ कि लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए, मतलब फाइनाइट होने चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है भाई। ये अगर फाइनाइट होगा तभी EX की ये डेफिनेशन है, ये डिस्क्रीट का है। दूसरे वर्ड्स में आप लोग ऐसे भी लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा, ऑल्सो हम लोग जैसे लिखते हैं कि मान लो EX को डिस्क्रीट के केस में समेशन xi इंटू PI, है ना, I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जितने भी वैल्यूज हैं, डिपेंड करता है कि, है ना। तो ये अगर x1 है एट P1, x2 एट P2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। P1 क्या है? प्रोबेबिलिटी एट x1, P2 क्या है? प्रोबेबिलिटी एट x2 एंड सो ऑन। तो ऐसे भी आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि x1 P1 प्लस x2 P2 प्लस x3 P3 एंड सो ऑन। तो ये डेफिनेशन अगेन इसमें ये कब होगा? दिस विल बी डिफाइंड अगर प्रोवाइडेड, है ना, ये डिफाइन तब होगा प्रोवाइडेड, ये तब दिखा सकते हैं जब प्रोवाइडेड आपको पता हो कि समेशन मॉड xi इंटू PI, I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस शुड बी फाइनाइट। तो
तो ये जो सीरीज है ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, मतलब फाइनाइट होगी। तो ठीक है भाई, एग्जाम्पल देख लो एक दो इसका, आसान सा एग्जाम्पल, तो मुश्किल तो है नहीं डिस्क्रीट के लिए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं कि मान लीजिए PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज, एक आसान सा मैं क्वेश्चन जस्ट लिख देता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा, मान लो ये प्रोबेबिलिटी है 1/2 व्हेन x इज -1, 1/4 व्हेन x इज 1, और 1/4 व्हेन x इज 0 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, सिंपल सा PMF लिख दिया मैंने। अब आपसे पूछेगा कि इसका एक्सपेक्टेशन निकालिए। सो अगर आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या चेक करना होगा इसके हिसाब से कि ये जो सीरीज है मॉड x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, और मेनली हम उन पॉइंट पे ऐड करेंगे जो सपोर्ट में है, अदरवाइज बाकी पे तो जीरो ही है, तो PMF जीरो है तो वैल्यू जीरो ही हो जाएगी इनटू। ओके, तो मेनली हमें इस पे चेक करना है। तो यहाँ x हम लिखेंगे -1 to 1। ये एक्सपेक्टेशन नहीं निकाल रहा हूँ, बस मैं चेक कर रहा हूँ कि ये फाइनाइट है कि नहीं है। इस कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं, ये जो कंडीशन था ये फाइनाइट होना चाहिए तभी ये डेफिनेशन होगा। सो यहाँ से अगर आप लिखेंगे -1 से 1, तो ये जैसे हो जाएगा मॉड ऑफ -1 इनटू प्रोबेबिलिटी एट -1 प्लस मॉड ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी एट 1, अच्छा 0 लिख लो, 0 प्रोबेबिलिटी एट 0, फिर मॉड ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी एट 1। तो ये कुछ खास नहीं है, ये 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी एट -1 तो ये 1/2, ये 0, ये 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1, तो 1/4, तो ये आ गया 3/4 जो कि फाइनाइट है। तो मैंने चेक किया कि ये जो सीरीज है ये इसके एब्सोल्युटली कन्वर्ज करनी चाहिए, फाइनाइट है, तब जाके मीन का डेफिनेशन ये था x इंटू प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन ये है x इंटू दिस, x की वैल्यू मेनली सपोर्ट पे, सो -1 से 1 तक। तो देख लीजिए अगर आप -1 रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी एट -1, ये मैंने क्यों चेक किया, कंडीशन था कि ये फाइनाइट आने चाहिए। अगर इन्फिनाइट आ गया तो, अगर मान लो ये इन्फिनाइट आ जाता तो इसका मतलब है कि मीन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से -1 इंटू दिस, फिर आपका आ जाएगा 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0, एंड आगे लिखेंगे +1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1। इसको अब सॉल्व कर लीजिए आप, तो फिर से -1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट -1, तो सो ये आ जाएगा -1/2, क्योंकि -1 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1, प्रोबेबिलिटी एट 1 आपका 1/4 है, तो ये 1/4, तो आंसर फाइनली -1/4 आ गया। किसी को डाउट है इसमें, पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। ओके आइए, तो ये EX निकाला हमने। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मैं बोलूँ कि सर जी सर कभी किसी वैलिड PMF जो ऐड हो रहा है 1 तक उसका कभी नॉन कन्वर्जिंग हो सकता है? जी जी जी, ये वाला ना, यस सर। हाँ ऐसा हो सकता है। देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा है, एक एग्जांपल लिखता हूँ। देखो जैसे इसमें क्या है, देखिए ये एक एग्जांपल है यहाँ पे कि मान लो ऐसा दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा, गिवन है
लेट रैंडम वेरिएबल x जो है, रैंडम वेरिएबल x हैज PMF प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, तो x का कुछ इस फॉर्म में है, x जो है इस फॉर्म में है, j+1 इंटू 3 की पावर j अपॉन j, और ये x की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इस पे प्रोबेबिलिटी है 2/3 की पावर j, जहाँ j क्या हो सकती है, जहाँ पे j की वैल्यूज़ होंगी, j कैन टेक वैल्यू नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसा हो गया समझो, है ना, कि इसी को मैं ऐसा लिखूं, दैट इज प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x की प्रोबेबिलिटी है 2/3 की पावर j, है ना, वेयर जो स्मॉल x है वो इस फॉर्म का है, -1 की पावर j+1 इंटू 3 की पावर j अपॉन j, जहाँ j आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। सो स्मॉल x मतलब सपोर्ट ये है, दिस इज द सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो ये रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है, x की पॉसिबल वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ ये हैं। तो अब आपको निकालना है Ex यहाँ पे। सो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ ऑप्शन ए, जैसे क्वेश्चन बना देता हूँ कि E mod x exist, ऑप्शन बी Ex exist, ऑप्शन सी Ex does not exist, and option D E of mod x does not exist। ठीक है ना। अच्छा, इनडायरेक्टली आप देखोगे ये जो कंडीशंस हमने लिखे थे ना, अगर आप देखोगे तो इनडायरेक्टली ये कुछ नहीं, ये E ऑफ mod x ही है। अगर आप देखोगे तो E ऑफ mod x है, तो कहता है कि Ex तभी डिफाइंड होगा अगर E ऑफ mod x फाइनाइट होगा। यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि Ex की ये डेफिनेशन होगी अगर E ऑफ mod x फाइनाइट आ जाएगा, तब आप डिफाइन कर पाएंगे। सो ट्राई करके देखो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। सोचिए, बाकी लोग बताइए। सी डी, ओके, बाकी लोग। बोलो भाई। तो देखो होगा क्या, तो Ex कब डिफाइंड होगा, हमने कहा था Ex इज डिफाइंड इफ दिस सीरीज, है ना, हमने ये लिखा था कि Ex इज डिफाइंड प्रोवाइडेड, ये तभी डिफाइंड होगा प्रोवाइडेड वो जो क्वांटिटी था वो E mod x था एक्चुअली, E mod x इज फाइनाइट। उसी डेफिनेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ, वहाँ ये लिखा था ना
कि ई एक्स डिफाइंड होगा अगर ई मॉड एक्स फाइनाइट होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं ई मॉड एक्स को। तो ई मॉड एक्स का मतलब क्या था वहाँ पे, समेसन मॉड एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जो भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं उस पे फाइनाइट होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, समेसन एक्स जो आपके पास है ये है, तो इसका मॉड ले लोगे तो आ जाएगा 3 की पावर j अपॉन j, ये मॉड ले लिया मॉड एक्स। और प्रोबेबिलिटी इस पे कितनी है, प्रोबेबिलिटी इस एक्स पे ये है 2 अपॉन 3 की पावर j, और यहाँ j की वैल्यू कितनी थी 1 से इन्फिनिटी। तो ये रिड्यूस हो गया, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो बचा क्या, समेसन 2 अपॉन j फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब मुझे कोई बताओ इस सीरीज का आइडिया है आपको, सीक्वेंस सीरीज अगर आपने पढ़े होंगे लोअर क्लास में, सो बताइए ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट। है ना, पी टेस्ट आपने पढ़ा होगा, ये सीरीज बिल्कुल वैसे ही है, मैं एन के टर्म में लिख सकता था इसको, ये ऐसा हो गया 2 अपॉन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये सीरीज बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जे तो डमी वेरिएबल है, मैं जे की जगह एन लिख सकता था, तो आप जे को हटा के एन लिख दीजिए तो बात बराबर ही है। सो सीरीज 2 अपॉन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। पी टेस्ट अगर आप लोग जानते होंगे सीरीज का, तो उसमें ये कहता है कि एन की पावर पी जो होता है डिनोमिनेटर में, तो ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब पी स्ट्रिक्टली मोर देन 1 होगा। तो इसका सम एक्चुअली इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ ई ऑफ जो ये मॉड एक्स चेक कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली ई मॉड एक्स ही है, ये चेक कर रहा हूँ प्लस इन्फिनिटी आ गया। तो इसका क्या मतलब है, कैसे पता मुझे प्लस इन्फिनिटी आ गया, तो ये सीक्वेंस सीरीज में आप ये पी टेस्ट वहाँ होता है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, सीक्वेंस सीरीज आपके बैच में हुआ नहीं अभी, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसका सम जो है इन्फिनिटी आ गई, तो सम इन्फिनिटी है, तो सो इसका ये मतलब हो गया है ना, सम इज इन्फिनिटी, मीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ई मॉड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, तो ये गलत है, ये सही है ना, आपने बताया सही बताए थे। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ई एक्स डिफाइंड ही नहीं है, तो एग्जिस्ट कर भी नहीं सकता, तो ई मॉड एक्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये भी नहीं होगा, तो सी डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जबकि अगर आप ऐसे सोचो, अगर आपको मैं डायरेक्टली आपको ये आंख बंद करके ई एक्स निकालना शुरू कर दे बिना कंडीशन चेक किए, अभी मैं प्रोवाइडेड वाला कंडीशन चेक कर रहा था, तो अगर ये फाइनाइट आता तब हम ई एक्स निकालते, अगर ये इन्फिनाइट आ गया तो डेफिनेशन कहता है ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं कह रहा हूँ बिना कोई कंडीशन चेक किए अगर मीन निकाल ले, देखिए क्या होगा, अगर मैं ई एक्स निकालूं बिना कंडीशन चेक किए तो ये होता है एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, जो भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है उस पर आप समेसन करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे समेसन एक्स की वैल्यूज आपको दे रखी है -1 की पावर j प्लस 1 इंटू, तो जे की जगह मैं एन भी यूज कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना, इंस्टेड ऑफ जे हम लोग स्मॉल एन यूज कर सकते हैं, तो है ना, जे हटा के एन यूज कर लो, इंटू 3 की पावर j अपॉन जे हो गया इंटू, तो ये तो x की वैल्यू हो गई, प्रोबेबिलिटी इस पे कितनी थी 2 अपॉन 3 की पावर j, तो ये आपके पास 2 अपॉन 3 की पावर j, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -1 की पावर j प्लस 1 इंटू 2 अपॉन जे फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। आपको वैसे देखने में है ना प्रॉब्लम, तो आप जे की जगह एन रख लो। अब इस सीरीज के बारे में बताओ जिन लोगों को आइडिया है ऑल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस का, सो ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आप वहाँ पे एक लेबनिज टेस्ट आता है सीरीज के कंडीशनली कन्वर्जेंट है ना, सो लेबनिज टेस्ट वहाँ होता है या ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट होता है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ई एक्स को मैं ये तभी लिख सकता हूँ जब ये वाली क्वांटिटी फाइनाइट आती, डेफिनेशन कहती है कि ई एक्स की वैल्यू मैं ये तभी लिख पाऊंगा जब इसकी वैल्यू, ये जो क्वांटिटी है ये फाइनाइट आएगी, ये तो इन्फिनिटी आ गई, तो इसका मतलब ये लिखना गलत है मेरे लिए, आई कैन नॉट राइट दिस, सो हम यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो ये सब एक्चुअली गलत है। सो हम यहाँ तक ई एक्स को मैं ये लिख ही नहीं सकता, यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये क्वांटिटी फाइनाइट नहीं आई। डेफिनेशन ने कहा है कि ई एक्स इज समेसन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स प्रोवाइडेड सीरीज मॉड एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स शुड बी फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट है तभी तुम ई एक्स डिफाइन कर सकते हो, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो ई एक्स डिफाइंड ही नहीं है, ई एक्स का कोई डेफिनेशन ही नहीं है।
सो इस केस में यहाँ ये नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते? तो वैसे आपको फाइनाइट मिल जाएगा। सेम सिचुएशन होती है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर आप ई एक्स निकालोगे तो जीरो आएगी, लेकिन आपको पता होगा कॉची में मीन एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम लॉजिक वहाँ अप्लाई होगा जो अभी कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, ई मॉड एक्स एक्चुअली इन्फिनिटी आ जाती है, और अगर आप ई एक्स निकाल लोगे आंख बंद करके तो जीरो आ जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉची का मीन तो जीरो है, लेकिन एक्चुअल में कॉची का मीन डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन जो है। तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे कॉन्टिन्यूस वाले में। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट एक थ्योरम है ना, चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो, उसमें यह है कि थ्योरम ये है कि ई एक्स एग्जिस्ट if and only if e of mod x exist। अगर e x एग्जिस्ट करेगा if and only if e mod x, तो जहां e x एग्जिस्ट करेगी वहां e mod x एग्जिस्ट करेगी, e mod x एग्जिस्ट करेगी तभी e x एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि e x एग्जिस्ट करेगी तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइडेड में था तो ये एग्जिस्ट करेगी, और ये अगर एग्जिस्ट करेगी तो ये भी एग्जिस्ट करेगी। ये चीज़ है। तो ये रिजल्ट होता है। किसी को क्वेरी अभी भी बताओ, इसमें कोई डाउट हो, या सिंपल सा हम लोग एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं इसकी डिस्कस कर रहे थे। तो ये इनडायरेक्टली ई मॉड एक्स है, दिस इज द ई ऑफ मॉड एक्स। चलिए कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। तो अभी मैं कॉन्टिन्यूअस के लिए डेफिनेशन लिखता हूं। तो इफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ एफ एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, पीडीएफ इसका एफ एक्स है। अब ये क्या कह रहा है, देन जो एक्सपेक्टेशन है एक्स का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, सो डिफाइंड एज, तो यहां से आएगा ई एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स होगी। इंटीग्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इसका सपोर्ट अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल सेट पे इंटीग्रेशन होता है, काउंटेबल सेट पे समेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये आ जाएगा। अगेन यहाँ कंडीशन है प्रोवाइडेड, ये आप डेफिनेशन ई एक्स का तभी यूज कर सकते हैं इफ यू आर श्योर दैट कि दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। तो यहां से आ जाएगा मॉड एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज फाइनाइट, तभी जाके आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो किसी को डाउट है इसमें? देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, इसी तौर पे हम लोग एक जनरल मान लो ऐसा है कि लेट जी एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, सो जी एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फंक्शन चलेगा। तो इसका भी डेफिनेशन इसी तरीके से यहाँ आप जी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहां भी कंडीशन सेम ही है, प्रोवाइडेड दिस इंटीग्रल शुड कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। सो ये प्लस इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए। सो ये है एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन क्या है, पढ़ लीजिए एक बार, या डाउट है तो पूछिए। ओके है, तो
सर ये जो आपने लास्ट में फार्मूला बताया है उसके पीछे आप कुछ प्रूफ या कुछ लॉजिक बता सकते हैं क्या? ये वाला, यस सर। हाँ कुछ नहीं है ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, एक्स को जी एक्स रखा, यहाँ एक्स को जी एक्स रख दिया, बाकी प्रूफ। सर हाँ प्रोबेबिलिटी तो फिर एक्स की निकालना है और मतलब एक्सपेक्टेशन जी एक्स का। नहीं नहीं, उससे भी आंसर वही आएगा। तो एक और तरीका है कि आगे हम उसका प्रूफ अगर आप देखना चाहो जैसे आप कह रहे हो, सो हम लोग ऐसा करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाएगा। देखो होगा क्या कि जैसे मान लो ऐसा है, लेट y इज इक्वल टू जी एक्स, या मैं ऐसा, तो अगर आप इस तरीके से, चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ कि जैसे मान लो y इज इक्वल टू जी एक्स है ना, तो y इज इक्वल टू जी एक्स है, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आप देखिए, अब आपके पास क्या था, आप y का पीडीएफ निकालोगे। अब ये कैसे निकालोगे y का पीडीएफ, ये हम वही पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इस तरीके से जो मैंने लिखा था e ऑफ जी एक्स, तो ये जो आपका आएगा e ऑफ जी एक्स है, ये एक्चुअली इनडायरेक्टली e ऑफ y हो गया। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, मतलब होगा क्या, y इंटू पी डी एफ ऑफ y डी वाई, यही है। और जो भी सपोर्ट होगा ये आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका आंसर वही आएगा जो उसका आंसर आएगा। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा और डायरेक्टली हम लोग, ये अभी मैं ई लिए लिखा था ना कि जी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स यूज़ किए हैं। तो तब भी जो आपको लग रहा है यहाँ चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे तब भी आंसर वही आएगा। तो उसके लिए एक्चुअली ये डेफिनेशन ही है, तो मुझे लग रहा है इसको अगर प्रूफ कैसे करें हम, अगर मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूं तो मतलब इस तरीके से आंसर निकालोगे तब भी आंसर, ये अभी मैंने बताया ना एक्स के लिए, तो वही चीज एक्स की जगह वाई रख दिया, तो यही बनेगा वाई इंटू दिस। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा इस तरीके से वही आंसर आएगा। अब इन दोनों को इक्वल दिखा दो, तो कैसे इक्वल दिखाओगे, तो उसके लिए यहाँ से ये आएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है जी एक्स कैसा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से y निकालोगे तो ये प्रूव कर दो, ये इसका इंटीग्रेशन r पे और इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा, तो हो जाएगा प्रूफ। ये चीज़ है, बस तुम अब ये दिखाना कि दोनों इंटीग्रल सेम है, तब भी आ जाएगा, आंसर आएगा। हाँ सर मतलब अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन निकालनी है एक्स की और एक्स स्क्वायर की, दोनों के लिए बस ये चाहिए पीडीएफ ऑफ एक्स ही काम कर जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, अगर साइन एक्स का भी एक्सपेक्टेशन चाहिए तो एक्स का ही पीडीएफ काम कर जाएगा। अगर मुझे साइन एक्स का एक्सपेक्टेशन चाहिए तो यहाँ मैं साइन एक्स इंटू एक्स का पीडीएफ लिखूंगा। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर इंटू पीडीएफ लिख दूंगा। ये है डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन है इनडायरेक्टली, है ना। सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ भी चेंज हो रहा है, एक्चुअली यहाँ आप वो कर सकते हो। सो ये डेफिनेशन इसी बेसिस पे डिफाइन किया गया है, बाकी प्रूव भी किया जा सकता है उस दोनों के इक्वल, तो उसके लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे यही चीज़ डिस्क्रीट में ही वैलिड था, मैंने डिस्क्रीट में लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर डिस्क्रीट में अगर लिख दूँ इसी चीज़ को, तो यही थ्योरम बना कर लिख देता हूँ कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ PMF प्रोबेबिलिटी एट एक्स, जिसका एक्चुअल मतलब ये है, और एंड g बी एनी फंक्शन ऑफ x, g कोई भी फंक्शन है x का, देन है ना, g इज एनी फंक्शन ऑफ x, देन हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स आएगी ये भी वैसे ही रहेगी, जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो भी x की पॉसिबल वैल्यू है उस पर आ जाएगी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन एक फंक्शन है एक्चुअली, तो मुझे एक्सपेक्टेशन एक फंक्शन है जो कहाँ पे डिफाइन होता है, सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, है ना, मतलब फंक्शन पूरा रैंडम वेरिएबल का, हाँ उससे हो जाएगा, जिसके डोमेन में रैंडम वेरिएबल है और रेंज में रियल नंबर हो जाएगा, है ना। एक्सपेक्टेशन कोई भी रियल नंबर आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। सो ये हो जाएगा, है ना। इसको उस तरीके से आप देख सकते, मैं बता रहा था कि आप अगर y बराबर जी एक्स ले लें, फिर y का PMF निकालें। अगर आप मान लो y, आप जी एक्स को y बोल दो, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो। तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, हमें y का, यहाँ x का PMF गिवन होगा, मुझे y का PMF निकालना पड़ेगा, और y का PMF निकाल के इससे करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा।
तो ये प्रूव्ड है ऑलरेडी, इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना। सो तो यहाँ से भी आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे आपको y का पीएमएफ निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको y का पीएमएफ निकालना पड़ेगा अलग से। तो ये चीज़ है। अच्छा, कंडीशन यहाँ भी वही है, प्रोवाइडेड वाला, है ना। प्रोवाइडेड समेसन मॉड ऑफ जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ना फंक्शन एक्स की वजह से आ रहा है, यहाँ पीएमएफ कांस्टेंट है, मतलब पीएमएफ फिक्स है ना, वैल्यू उस पॉइंट पे फिक्स है, तो यहाँ पर भी यही होगा। प्रोवाइडेड दिस mod of y into pmf of y, this should be finite, ठीक है। यहां से आ जाएगा। सो तो ये कॉन्टिन्यूअस का एक एग्जांपल देखो, कॉन्टिन्यूअस का कुछ पूछना है किसी को अभी भी? अभी मैं क्वेश्चंस कुछ करूंगा तो आपको अभी और क्लियरिटी आएगी। जैसे अभी कॉन्टिन्यूअस से कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं। तो एग्जांपल के लिए ये है कि मान लीजिए let x be a random variable with pdf fx इज इक्वल टू एक्स, अगर मान लीजिए आपको दे रखा है 1/पाई इंटू 1+x², जहां x रियल नंबर है। अब आपसे पूछता है देन, तो पहला है आपके पास कि ई एक्स एग्जिस्ट, दूसरा है ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट, तीसरा है ई ऑफ रूट एक्स एग्जिस्ट, एंड चौथा है ई ऑफ 1/√x एग्जिस्ट। अच्छा, रूट एक्स के लिए तो एक्स तो रियल नंबर है, तो एक मिनट, मुझे इसमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्योंकि रूट एक्स तो जरूरी नेगेटिव पे डिफाइन तो होगा नहीं, तो नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होगा तो मुझे मॉड लगाने पड़ेंगे, है ना। ठीक है भाई, जैसे रूट एक्स अगर लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पे एक्स तो नेगेटिव ही हो सकता है ना, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बन जाएगी। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा पोस्टपोन करता हूँ। देखो, तो ई ऑफ 1/x और ई ऑफ 1/mod x, ये मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ, हालांकि वो देखना पड़ेगा डिफाइंड होने के लिए, मुझे मॉड लगा दूंगा मैं, है ना, रूट में मॉड एक्स लगा दो तो काम हो जाएगा। चलो अभी के लिए ये बताओ क्या आंसर होगा, कोई भी करेक्ट होगा, या इसमें ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ना, तो जैसे इसको डज नॉट एग्जिस्ट कर देता हूँ। छोड़ो अभी के लिए, सेम ही ऑप्शन रखो, जस्ट समझाना है ना, बताओ। सेम ही कर दिया मैंने, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए, अब वो वही ई एक्स ई मॉड एक्स ही है चारों ऑप्शन। तो ट्राई करके देखो, डेफिनेशन लगाओ, जो डेफिनेशन था उसको आप अप्लाई करके देखो। डेफिनेशन क्या था कि अगर आपको पीडीएफ दे रखा है, तो ई एक्स का ये डेफिनेशन होगा अगर ये फाइनाइट है, तो आप ये डेफिनेशन लगा कर देखो क्या आती है, अप्लाई कीजिए। बताओ आंसर, बताओ जल्दी।
सर ए एंड बी। ए एंड डी, बी। अच्छा ए बी, ठीक है, अहमदाबाद और बॉम्बे। बताओ बाकी लोग। सर ए एंड बी। ए एंड बी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंटीग्रेशन मॉड एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका इसका आंसर क्या आया? पहले हम ये चेक करेंगे ना, तो हमें ये श्योर होना है कि ये फाइनाइट हो। तो ये क्वांटिटी फाइनाइट आ रही है यहाँ पे, चेक कीजिए जरा, किसी ने इसको कैलकुलेट किया है? तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड एक्स इंटू 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो ये तो इवन फंक्शन है ना, ये इवन फंक्शन है, तो मतलब ये ऐसा हो गया ना, मॉड एक्स अपॉन, एक्चुअली इनडायरेक्टली ये होगा ना मॉड एक्स अपॉन, सो ये हो गया आपका मॉड एक्स अपॉन दिस, सो ये 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी एक्स अपॉन पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है, ठीक है ना, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में एक्स पॉजिटिव हो गया तो मॉड एक्स एक्स बन गया। अब आप 2 से अगर इस 2 को इनसाइड शिफ्ट कर दो, इस 2 को चलो इनसाइड शिफ्ट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 1/पाई बाहर, और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लूँ तो 2x dx dt हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। चेक कीजिए, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, तो इससे आंसर क्या आ गया? ये आ गया प्लस इन्फिनिटी। और प्लस इन्फिनिटी अगर हो गई है तो आपके तो आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि ex डिफाइंड ही नहीं है, अभी तो मैं आपको इसका लॉजिक बताया था। अब अगर आप आंख बंद करके ex निकाल देंगे तो आपका 0 आ रहा होगा, आप x इंटू पी लिख देंगे, सो 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ये आकर दे दो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, ये ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। बट डेफिनेशन ये कह रहा था कि ex का डेफिनेशन ये तब हो सकता है जब ये वाली क्वांटिटी फाइनाइट आए, तो फाइनाइट आई नहीं, तो मतलब यू कैन नॉट राइट दिस, इसीलिए 0 आंसर नहीं हो सकता। सो ना तो ex एग्जिस्ट कर रहा है, यही कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, जिन लोगों ने सुना होगा स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का ये पीडीएफ है। आगे हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम जो डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे आएगा स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ स्पेशल टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर आगे उसका यूज़ होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ये भी है जो आगे आएगा हमारे पास। सो अभी के लिए इसका आंसर ये है कि इस क्वेश्चन में मीन एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ex एग्जिस्ट करते हैं, ex है ना, डेफिनेशन यहाँ भी थ्योरम कॉमन है, यहाँ ये थ्योरम फिर से वही कॉमन है कि अगर ex एग्जिस्ट करेगी तो इफ एंड ओनली ई मॉड एक्स एग्जिस्ट करेगी, या तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगी या दोनों एक साथ डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ऐसा नहीं होगा एक एग्जिस्ट एक नहीं होगी। सो डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ दोनों एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी को डाउट है तो बताइए, पूछिए क्वेश्चन। ओके है भाई। सो आगे देखो, जैसे एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो यहाँ क्वेश्चन है, मान लो अभी के लिए 2 नंबर क्वेश्चन है। सो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ pdf fx ऑफ x है आपका 1/x स्क्वायर x मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, और 0 अदरवाइज। अब आपसे पूछेगा बताइए, ऑप्शन है ए, सो व्हाट इज e ऑफ x, ऑप्शन बी what is e of x square, option C what is e of 1/x, option D what is e of 1/x square। कैलकुलेट करके बताओ जरा, ट्राई करो, बताओ, नहीं हो रहा तो भी बताओ, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
सर जी सर ए और बी तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे और सी और डी का हाफ एंड 1/3 आ रहा है। सो डज नॉट एग्जिस्ट हाफ और 1, बाकी लोग देख लीजिए 1/3। 1/3। अच्छा, बाकी लोग चेक कीजिए क्या एग्री करते हैं। तो फिर से ई एक्स के देखो एक चीज और ध्यान दो, यहाँ सपोर्ट पॉजिटिव है तो मॉड लगाने और ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में फर्क क्यों पड़ रहा था, जैसे यहाँ पे फर्क क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ एक्स तो रियल नंबर था, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो जब मॉड लगाया तो इन्फिनिटी आ गया, अब बिना मॉड का 0 आ गया था, है ना। तो अब यहाँ पे चूंकि एक्स पॉजिटिव है तो ये निकालोगे तो इसका आंसर भी वही आएगा जो इसका आंसर आएगा। वजह क्या है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप पॉजिटिव नंबर पे करोगे तो मॉड एक्स तो एक्स ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ये बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ई एक्स कैलकुलेट करो, अगर ई मॉड एक्स भी करते हो आप मॉड एक्स इंटू PDF तो वही आएगा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो मॉड एक्स तो एक्स ही हो जाता है, तो ई मॉड एक्स और ई एक्स सेम ही आएगा, ये कह रहा हूँ। तो फाइनाइट आएगा तो फाइनाइट है, नहीं इनफाइनाइट आया तो इनफाइनाइट है, ये चीज़ है। सो ये आप चाहो तो पहले चेक करना चाहो, मर्जी है आपकी, है ना। सो ये x इंटू PDF कितना है 1/x² dx, PDF है ना। सो ये हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, log x हो गया, तो ये हो गया log x, और इसका आंसर आ गया 1 से इन्फिनिटी, तो इसका आंसर तो इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ से आपका आ गया इन्फिनिटी, है ना। तो ये आपका आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सो log इन्फिनिटी आ जाएगी। सिमिलरली जब EX² निकालेंगे तो यहाँ होगा x² इंटू PDF 1/x² dx, फिर 1 से इन्फिनिटी, सपोर्ट पे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, क्योंकि अदरवाइज 0 है तो 0 ही हो जाना है उसको बाकी पार्ट पे। तो यहाँ से x² इंटू दिस, तो ये 1 का इंटीग्रेशन हो गया, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x, और इसकी लिमिट 1 से इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी आ गई, तो मॉड लगा दे तब भी इन्फिनिटी आता है ना। सिमिलरली आप e ऑफ 1/x निकाल लो, सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा इंटीग्रेशन 1/x इंटू PDF 1 से इन्फिनिटी, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, तो 1/x³ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 1/x³ का इंटीग्रेशन है ना, मतलब -3, सो -3 + 1 -3 + 1, और ये हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे 0 और 1 पे ये, तो ये -2, तो ये फाइनली 1/2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो जब आप e ऑफ 1/x² निकालेंगे, सो 1/x² इंटू PDF 1 से इन्फिनिटी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4, तो यहाँ सॉल्व जैसे इन्होंने बताया 1/3 आएगा। तो एक बार चेक कर लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, हाँ तो क्लैरिटी आएगी। कुछ पूछना है देखो, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से निकल जाएगा एक्सपेक्टेशन, है ना। अभी एक्सपेक्टेशन हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, यूजिंग PDF या PMF। डिस्क्रीट है तो PMF को यूज करके आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे, कॉन्टिन्यूअस है तो PDF को यूज करके निकालोगे, लेकिन अगर CDF दिया होगा तो डायरेक्ट हम लोग CDF को यूज करके एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें PDF या PMF निकालने की। तो मैं जैसे बार ना रिपीट कर देता हूँ, जैसे हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन, है ना, E ऑफ GX बोल दो यूजिंग PMF, तो ये तो हमने अभी बताया आपको कैसे कैलकुलेट करोगे। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ GX रहेगा, है ना, GX कोई x ले लो तो वहीं से आ जाएगा ना, तो GX जैसे हमने लिखा अभी। सो अगर डिस्क्रीट है, PMF दे रखा है, तो ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, आप ऐसा करेंगे। तो ये जस्ट डेफिनेशन ही है, ये आ जाएगा, प्रोवाइडेड कंडीशन वही रहेगी, तो यहाँ कंडीशन वही रहेगी, प्रोवाइडेड कि समेशन मॉड ऑफ GX इंटू प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, दिस शुड बी फाइनाइट। इसी में आप कहेंगे EX कैसे, तो बात वही है, GX को x रख दो,
तो जी एक्स को अगर आपने एक्स रख दिया तो वैसे ही निकल आएगा, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ना, इन जनरल बता दिया तो वैसे तो आ ही जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोवाइडेड वही चीज़, एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स इंटू दिस शुड बी फाइनाइट। ठीक है, तो ये तो हो गया पीएमएफ को हमने कुछ क्वेश्चन भी किए, इस पर जस्ट रिपीट कर रहा हूँ डिस्क्रीट केस में कैसे निकलेगा। फिर ये था कि हाउ टू कैलकुलेट, है ना, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन वो कैलकुलेट ही करना आपको, कहीं पे हम लोग यहाँ पे रियल डाटा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन की बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमें मैथमेटिकली चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स यूजिंग पीडीएफ। अगर पीडीएफ दिया होगा तो पीडीएफ दिया होगा, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो कॉन्टिन्यूस में कैसे कैलकुलेट कर, अभी देखा था हमने। तो ये है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स है सिंपल था, इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू एक्स का पीडीएफ का इंटीग्रेशन, यहाँ भी कंडीशन वही है प्रोवाइडेड, तो आएगा प्रोवाइडेड इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। इसी में जी एक्स को एक्स रख दोगे तो यहाँ से आ जाएगा, आसान सी चीज़ है ये डेफिनेशन है सिंपल। ठीक है, ये आ जाएगा। अब है कि अगर मुझे ये सब ना देकर सीडीएफ दिया हुआ हो, तो सीडीएफ डिस्क्रीट का भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस के भी हो सकता है, मिक्स का भी हो सकता है। सो तीनों का एक्सपेक्टेशन सीडीएफ के हेल्प से निकालने का कॉमन तरीका है। तो मतलब यहाँ मैं थ्योरम लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड ई एक्स यूजिंग सीडीएफ। ठीक है, तो इसके लिए मैं थ्योरम के थ्रू लिख देता हूँ। सो थ्योरम है कि लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल। तो ये थ्योरम कोई जरूरी नहीं डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस के लिए बात कर रहा हूँ, किसी भी, चाहे डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, सबके लिए कौन, क्योंकि सीडीएफ का एक्सप्रेशन कॉमन रहता है ना। सो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल विथ सीडीएफ, आपका आ जाएगा एफ एक्स ऑफ एक्स, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होगा ये होगा 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल है उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है भाई, इसी में मैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, और ये क्वांटिटी क्या है, अगर इसको मैं ठीक से लिखूं समझो, दैट इज, तो इसी को मैं रीराइट करूं तो ये ऐसा बनेगा, दैट इज जो ये ई एक्स मैंने लिखे हैं 0 से इन्फिनिटी, सी डी एफ क्या होता है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, कॉम्प्लीमेंट लोगे तो एफ एक्स मतलब ये आता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। सो ये आएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स मोर देन स्मॉल एक्स माइनस ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो और इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो। सी डी एफ तो आप जानते ही हो, और 1 माइनस सी डी एफ ये सर्वाइवल फंक्शन ही बोलते हैं इसको। तो ये इन जनरल किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए है, जनरली जो ज़रूरत पड़ती है वो नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए ज़रूरत पड़ती है। सो नॉन नेगेटिव के लिए अगर लिखूंगा यही थ्योरम मैं अगर कंटिन्यू करूँ नॉन नेगेटिव के लिए, सो वो थ्योरम ये कहता है कि लेट एक्स बी अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। सो नॉन नेगेटिव मतलब एक्स मोर देन इक्वल टू 0। सो एक्स नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। विथ सी डी एफ, अच्छा इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर मैं जी एक्स लिख दूं, सो यहाँ पे आएगी, अगर मैं इसी में एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स लिखता हूँ, सो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी जी डैश एक्स इंटू, ये लिखो या ये लिखो तुम्हारी मर्जी है। सो
1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 जी डैश एक्स इंटू सी डी एफ ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, प्रोवाइडेड कि ये जो जी फंक्शन है ना, एक तो डिफरेंशिएबल होने चाहिए, तो मुझे लगता है इसका अलग से लिखना पड़ेगा, है ना। सो वेयर, मैं लिख देता हूँ वेयर जी इज डिफरेंशिएबल फंक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये समझ आ रहा है। ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि जी 0 0 होनी चाहिए। तो जी एक ऐसा फंक्शन है जो ओरिजिन से पास करनी चाहिए, तब ये थ्योरम वैलिड रहेगा। देख लो जी। तो यहाँ क्या आ गया, जी डैश एक्स। तो यहाँ कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए बाहर 1 है एक्चुअली। तो जी 0 0 होने चाहिए। इसको मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। देखो, एक्स बी अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल विथ सी डी एफ एफ एक्स ऑफ एक्स, है ना। देन जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या इसी को लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी। ये कितना है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स मोर देन एक्स डी एक्स, ये है। इसी को एक्सटेंड भी कर सकते हो, जैसे मैं लिखूं ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पिछला फॉर्मूला 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिटी, या इसी को लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी 2x प्रोबेबिलिटी x मोर देन x डी एक्स। जनरलाइज करना चाहो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, सो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी जी डैश एक्स इंटू 1 माइनस सी डी एफ डी एक्स। सो इसका मतलब हो गया 0 से इन्फिनिटी जी डैश एक्स इंटू कैपिटल पी एक्स मोर देन एक्स डी एक्स। लेकिन कंडीशन यहाँ भी कॉमन है कि यहाँ पे जी क्या होने चाहिए, वेयर जी शुड बी अ where g is a differentiable function passing through origin। ठीक है भाई, देखो। सो ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए कंडीशन है। अच्छा, तुम सोच रहे हो कोई इंटीग्रेशन ही क्यों लगा रहे हो, तो एक्चुअली ये इंटीग्रेशन के लिए ओके है, चाहे डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, थ्योरम है, तो ये इंटीग्रेशन में आंसर सेम देगा, चाहे वो सी डी एफ डिस्क्रीट का हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे मिक्स्ड का हो, आंसर करेक्ट देगा ये। तो ये थ्योरम इन जनरल वैलिड है, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा उसके लिए आपको। सो ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल के लिए था। तो यहाँ आपने देखा सिर्फ 0 से इन्फिनिटी लिख रखा है, क्यों लिख रखा है, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, तो नेगेटिव वाले पार्ट पे सी डी एफ 0 होगा। तो ये जो दूसरा टर्म था ना, ये 0 हो जाएगा, क्यों, माइनस इन्फिनिटी से 0 में, ये इन तीनों में जो दूसरा पार्ट है ना वो 0 हो गया। तो मैंने यही थ्योरम आगे रिपीट किया जैसे अगले पेज पे, बस ये सेकेंड टर्म जो माइनस में लिखा हुआ है ये सब 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, बिकॉज ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, इसीलिए। ठीक है ना, देखिए। तो इसका जो यहाँ पे जी 0 0 क्यों होना चाहिए? हाँ, ये कंडीशन है, अदरवाइज मे बी सेटिस्फाई, तुम्हारा आंसर जरूरी नहीं है वो होगा। तो ये थ्योरम, ये लेफ्ट साइड राइट साइड वैलिड है, आई थिंक जी 0 0 के लिए ही वैलिड है, बाकी के लिए ज़रूरी नहीं है करेक्ट होगा, इसीलिए। मतलब ये सब थ्योरम ऑलरेडी बुक में है, मैं वही लिखा रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें प्रूफ देखना पड़ेगा, तो है ना। क्योंकि आप प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, और उसके लिए प्रूफ देखना पड़ेगा कि क्यों फेल हो जाता है ना। सो सर जी जी सर इसमें जब वो सर जब जो CDF होता है जो मिक्स रैंडम वेरिएबल का होता है, उसमें सर जो डिस्क्रीट वाले पॉइंट होते हैं, इसके हिसाब से जब वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे तो टेक्निकली वैसे px 0 होता है,
उस रेंज में, लेकिन इससे तो आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ, मतलब नहीं नहीं, वो जो हायर बाउंड माइनस लोअर बाउंड हो जाएगा उस वाले पॉइंट पे। हाँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर उससे कॉमन ही आएगा। क्योंकि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है ना, हम लोग ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं ना इनडायरेक्टली, 1 माइनस CDF का। हाँ, एरिया अंडर द कर्व भी तो निकाल रहे हैं। अगर इंटीग्रेट कर रहे हो आप, इसका क्या मतलब है कि 1 माइनस CDF जो होगा उसका एरिया अंडर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आंसर उससे, ये थ्योरम है तो ये ओके है, उस थ्योरम में कोई क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम आंसर सही आएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके होगा। बाकी आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, कोई मिक्स होगा तो आप PMF पार्ट निकाल लो, PDF पार्ट निकाल लो, PDF पार्ट पे इंटीग्रेशन x इंटू PDF dx करो, प्लस PMF पार्ट पे समेशन x इंटू PMF करो, उससे भी आंसर सेम आएगा मिक्स्ड वाले में। तो ये थ्योरम इन जनरल सबके लिए वैलिड है, मतलब ये प्रूव्ड थ्योरम है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, आंसर ऐसा ही आएगा। अब मेनली आप लोगों को ये जानने की जरूरत है ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये मेन है कि ऐसा क्यों होता है, तो यही पूछ रहे हो ना। सो उसके लिए प्रूफ देख सकते हैं, प्रूफ देखना पड़ेगा, मतलब ये थ्योरम में लिखा दिया कि थ्योरम है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब आएगा ही, क्वेश्चन तो एग्जाम में आए ही हैं, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व भी हाँ करूंगा। सर, बस यही जानना था कि अगर वो जो डिस्क्रीट वाले पार्ट में समेशन लगा दी जाए और कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन, तब भी मतलब सेम ही आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। हाँ हाँ, ये आएगा, इक्वली आएगा, तभी वही आएगा। अगर इनफैक्ट इसको मैं वैसे लिखता हूँ जैसे हम लिखते हैं ना, समेशन x इंटू पी एक्स, अगर मिक्स्ड है तो मिक्स्ड में तो PMF पार्ट भी होगा पार्शियली, अब PDF पार्ट भी होगा पार्शियली, तो आप समेशन x इंटू पी एक्स कीजिए डिस्क्रीट वाले पार्ट पे, प्लस इंटीग्रेशन x इंटू PDF कीजिए कॉन्टिन्यूस वाले पार्ट पे, क्योंकि डिस्क्रीट में दोनों पार्ट होंगे ना, जम भी होगा, पॉइंट पे मास भी होगा और वो भी होगा, तब भी आंसर सेम आएगा। तो इसके लिए आपको प्रूफ देखना पड़ेगा, इसका प्रूफ कोई हायर लेवल की बुक में मिल जाएगी, सो प्रूफ तो मिल जाएगी आपको। इसका प्रूफ बाई पार्ट से आ जाता है, या दो तरीके से प्रूफ लिखा हुआ है। एक तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से आता है, प्रूफ इजीली मिल जाएगा, आप कहीं ऑनलाइन भी देख सकते हैं ये जैसे, और आप अगर सर्च करेंगे इसका प्रूफ क्या है तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, कोरा पे या जो स्टैट एक्सचेंज, मैथ स्टैक एक्सचेंज, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जहाँ आपको प्रूफ मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, तो उसका प्रूफ देख सकते हैं। प्रूफ आता है तो बाई पार्ट से आ जाता है, अगर आप इसको खोलेंगे x इंटू PDF करके फिर बाई पार्ट से प्रूव कर सकते हैं, या राइट साइड से शुरू करेंगे तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से कर दे, इन दोनों ने कर रखा है इन लोगों ने, सो उससे आ जाता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसमें टाइम ऐसे खत्म हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी तो आज मैंने क्या डिस्कस किया, पहले कुछ क्वेश्चन कराए, अभी मैंने एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन लिखा है डिस्क्रीट के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए, फिर ये फॉर्मूला इन जनरल सबके लिए वैलिड है, तो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड, इसमें मिक्स्ड होगा तो मिक्स में PDF PMF दोनों पार्ट होगा, उससे भी कर सकते हैं, CDF से भी कर सकते हैं। तो जनरली जो भी एग्जाम में मिक्स दिया होता है वो CDF के थ्रू ही दिया होता है, तो CDF को यूज़ करके आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, देखो। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ पे असाइनमेंट, अगर इसमें मैं देखूं, सही इसमें नहीं है क्या, तो चलो अपनी मर्जी से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अगले क्लास में हम लोग, कल की क्लास में हम लोग PYQ करेंगे, अभी मैं अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो जैसे एक क्वेश्चन है कि कंसीडर रैंडम वेरिएबल विथ CDF, तो आपको CDF दे रखा है, मान लीजिए जैसे है 0 when x लेस देन 0, x when x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, so x is more than equal to 0 less than 1 and 1 when x more than equal to 1। तो आप चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF है, कि उसका ग्राफ बनाएंगे तो लेस देन 0 ये होगा, 0 से 1 में ये होगा, ये हो गया ना, सो इस तरह से है, तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF है, तो ये ग्राफ था x वर्सेस CDF। तो अभी मैं सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन, और आप देखेंगे कि x नेगेटिव है तो CDF की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ आप देखेंगे कि x जो है ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है,
तो इसमें EX का सीधा सीधा हम फॉर्मूला यूज करें तो 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस CDF ऑफ x dx, ये इंटीग्रेशन इनडायरेक्टली मुझे कैलकुलेट करना है इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए। लेकिन आप देखेंगे 0 से पहले तो ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, तो 0 से नीचे वाला पार्ट खत्म। तो 0 से 1 में x है CDF और 1 से इन्फिनिटी में 1 है, तो इसको ब्रेक करेंगे आप 0 से 1 में और फिर 1 से इन्फिनिटी में। तो जब 0 से 1 में देखेंगे तो 1 माइनस CDF की वैल्यू कितनी है x, सो 1 माइनस x dx। यहाँ से आप करेंगे 1 से इन्फिनिटी में तो CDF की वैल्यू 1 है, सो 1 माइनस 1 dx, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब जस्ट इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। सो यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करेंगे सो 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है आपका 0 to 1 और आगे 0 हो गया, तो पुट कीजिए 1 माइनस 1/2, आंसर 1/2 है। तो ये एक तरीका हुआ। इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। तो आप सोच रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो कॉन्टिन्यूस में CDF का डेरिवेटिव PDF होता है। चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसका जो PDF बन के आएगा तो x का डेरिवेटिव 1, बाकी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये 1 होगा जब x की वैल्यू 0 से 1 में है, 0 अदरवाइज। ठीक, अब आप उस तरीके से हम लोग निकालते हैं जैसे लिख रहे थे। तो EX का डेफिनेशन है इंटीग्रेशन x इंटू PDF ऑफ x dx। मेनली हम इंटीग्रेट कहाँ करते हैं, सपोर्ट पे, बाकी पे तो 0 है। तो 0 से 1, तो 0 से 1 x इंटू 1 dx, क्योंकि PDF 1 है। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो कॉन्टिन्यूस के लिए था कि ये कॉन्टिन्यूस का CDF है, तो CDF को यूज़ करके मीन कैसे आएगा, एक्सपेक्टेशन कैसे आएगा। PDF, इसी CDF से PDF निकाल लिया, PDF से एक्सपेक्टेशन, और तरीके कोई भी लगाएंगे आंसर कॉमन ही आएगा। एक मैं आपको डिस्क्रीट वाला करके दिखाता हूँ दोनों तरीके से, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, वो देख लो, पूछो अगर है तो। एक क्वेश्चन और देख लो डिस्क्रीट वाला, मिक्स वाला भी करवा सकते हैं ना। जैसे अरे भाई क्या हो गया, फ्रीज हो गया क्या ये? चल तो रहा है, चल क्यों नहीं रहा? अरे यार, ठीक है, इसको मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। पता नहीं फ्रीज हो गया, मुझे लग रहा है इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, इसी को मैं कल कंटिन्यू करूंगा। तो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन यूजिंग CDF। ठीक है, तो इसी में अभी मिक्स मैंने कॉन्टिन्यूस, तुम देख कर लो, तुम डिस्क्रीट का कोई भी CDF लिख लो, इतने CDF लिखे थे पहले, इस तरीके से निकालो एक्सपेक्टेशन और इस तरीके से निकालो PMF लिख के, तब भी सेम आएगा। मिक्स के लिए आप ट्राई करो। सो एक्सपेक्टेशन पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और जो डाउट होगा कल डिस्कस करो। तो अभी है ना PMF, PDF, CDF, एक्सपेक्टेशन आज डिस्कस किया है, तो इन सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो डाउट है हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, अभी यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। सो नेक्स्ट बैच की क्लास होगी अभी।